से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड इसके साथ ही फार्म मैनेजमेंट भी एक रहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है कि जैसे मान लो कोई किसान है, ठीक है, उसके पास 5 एकड़ लैंड है, ठीक है, और 50,000 रुपया है। ठीक है, अब उसका दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं कौन सा क्रॉप ग्रो करूँ, राइस उगाओ, व्हीट गेहूँ लगाओ, मेज लगाओ, ठीक है, कैसे मैं लेबर का यूज़ करूँ कि हार्वेस्टर आ गया हार्वेस्टर यूज़ करूँ, ठीक है, कैसे मुझे फर्टिलाइज़र में कितना यूज़ करूँ, फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ कि बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ, क्यों, ठीक है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये सब का आंसर कौन देता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ लाइक ए थ्योरी। ठीक है, हम लोग इनपुट देते हैं प्रोडक्शन में और आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो है, ये जो हम लोग का जो इनपुट है, ठीक है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग का लिमिटेड रिसोर्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे सो दैट हम लोग का प्रॉफिट और प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उसका जो थ्योरी कौन देता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जो फार्म मैनेजमेंट क्या होता है? फार्म मैनेजमेंट होता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना को बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट। उसको कैसे हम लोग फार्म में हम लोग यूज़ करेंगे और फार्म को मैनेज करेंगे। ठीक है, ये होता है फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, अब मान लो इसका एक जनरल हम लोग का रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक एक्सपर्ट मान लो स्टडी किया, 500 टी शॉप में गया, चाय के दुकान में गया और स्टडी किया कि अगर तुम बिस्किट ऐड करोगे चाय के साथ, अगर बिस्किट तुम बेच सकते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ आप कोई टी शॉप ओनर, ठीक है, आप वो जब अपने पे एप्लीकेबल कर रहा है कि हाँ कस्टमर जो बिस्किट रखूँगा तो कस्टमर इससे खुश हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल डिसीजन ये हो गया फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट क्या क्या डिफरेंस है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमी जो है थ्योरी है, ठीक है, और फार्म मैनेजमेंट जो है प्रैक्टिस है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है एक जनरल रूल्स है, ठीक है, कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसे करोगे, ठीक है, तो रूल्स का फार्म मैनेजमेंट क्या है? जो एक्चुअल जो डिसीजन तुम ले रहे हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है मेनी फार्म, ठीक है, मेनी फार्म मतलब सारे फार्म के लिए एप्लीकेबल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, और फार्म मैनेजमेंट तुम्हारा इंडिविजुअल वन फार्म के लिए। ठीक, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक इन स्कोप, और ये सर ये मैक्रो इकोनॉमिक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरा सारे फार्म को कर रहा है ना, और ये माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, it deals with allocative efficiency और it deals with economic efficiency। ठीक है, ये जो इंटर फार्म स्टडी, ठीक है, इंटर मतलब 2-3 फार्म के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और ये क्या इंट्रा फार्म के अंदर ही क्या, ठीक है, इंट्रा फार्म स्टडीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द साइंस, ठीक है, इन विच प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस आर अप्लाइड। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करता है, यूज़ द लैंड लेबर कैपिटल एंड मैनेजमेंट इन द रिसोर्स इन द फार्मिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब फार्म मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ फार्म। ठीक है, विथ ए व्यू टू अर्न कंटिन्यूस प्रॉफिट। ठीक है, अब आता हम लोग फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या क्या फीचर है? ठीक है, तो हम लोग का जो फार्मिंग है, ठीक है, बाकी इंडस्ट्री से अलग है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, उससे हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स अलग है। क्यों अलग है हम लोग का एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री? क्योंकि फार्मिंग सबसे पहले जो है फार्मिंग इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हम लोग का वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये हम लोग का कल्चर है, फार्मिंग हम लोग का ट्रेडिशन है। ठीक है, मान लो एक फार्मर है, ठीक है, उसको खेती से हो सकता है प्रॉफिट नहीं आ रहा, फिर भी वो फार्मिंग करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरा दादाजी का खेत है, मेरा दादाजी के टाइम से खेती हो रहा है, ठीक है, मैं भी करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। ठीक है, हम लोग के लिए फार्मिंग सिर्फ बिजनेस नहीं है, हम लोग का फार्मिंग जो है वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, फार्मिंग जो है डिपेंडेंस ऑन वेदर। ठीक है, हम लोग का फार्मिंग जो है वेदर पे डिपेंड होता है। ठीक है, कभी बारिश ज़्यादा हो गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी ड्रॉट आ गया, ठीक है, कभी बर्फ गिर गया, तो इससे हम लोग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, वेदर पे बहुत डिपेंड है ना। उसके बाद सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्शन, सीजनलिटी जो प्रोडक्शन है कुछ सीजन में होगा। ठीक है, जैसे राइस मान लो खरीफ में ही होता है, गेहूँ रबी में ही होता है। ठीक, तो इसका क्या इससे प्रॉब्लम क्या होता है? जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो सारे सेलर एक साथ बेचने आ जाता है, ठीक है, तो प्राइस गिर जाता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एक प्रोडक्ट दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद पेरिसेबिलिटी नेचर, जो हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक तुम स्टोर नहीं कर सकते हो, तो पेरिसेबल है। ठीक है, उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट्स, हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है
मैक्सिमम जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तुम कॉटन उगाओगे, कॉटन के साथ साथ तुमको फाइबर भी मिलेगा, सीड भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है बल्कीनेस, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो बहुत लार्ज स्पेस खाता है, ठीक है। मान लो एक एक ट्रक स्ट्रॉ जो है, ठीक है, उसको तुम उसका वैल्यू बहुत कम है लेकिन उसका जगह बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए क्या है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम हो स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को तुम डायरेक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो एक फ़ोन का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सारे फ़ोन में सेम फीचर रहेगा, सारे फ़ोन इक्वल रहेगा, है ना। लेकिन मैंगो का ले लो एग्जांपल, कोई एक बड़ा होगा, कोई ज़्यादा है, कोई ग्रीन होगा, कोई येलो होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा पक गया होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। उसका टाइम लैग इन प्रोडक्शन, टाइम लैग एक प्रोडक्शन मतलब तुम मान लो आज तुम राइस लगाए, ठीक है, सो किए, ठीक है, लेकिन तुमको इनकम 4-5 महीने बाद मिलना मिलेगा जब हार्वेस्ट होगा, है ना। तो इसमें जो प्रोडक्ट वेटिंग पीरियड जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसमें एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है, कभी डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है और प्रोड्यूसर शेयर्स इन कंज्यूमर ओपी, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो है प्रोड्यूसर का शेयर बहुत कम रहता है, ठीक है, कंज्यूमर ओपी में। उसके बाद और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्म क्या होता है, ठीक है। फार्म क्या है? फार्म एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। फार्म एक ऐसा यूनिट है जिसमें सारे फार्मिंग एक्टिविटी होता है अंडर द सिंगल मैनेजमेंट, ठीक है। एक स्पेसिफिक बाउंड्री रहेगा और सारे एक्टिविटी एक अंडर द सिंगल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? आउटपुट को प्रोड्यूस करना फ्रॉम इनपुट, ठीक है। इनपुट से आउटपुट बनाना, ये होता है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है इट शोज कि तुम अगर इनपुट को चेंज करो तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा? जैसे क्यू इजिकल टू एफ एक्स एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो अगर एक क्यू आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है एग्रीकल्चरल होल्डिंग, ठीक है। एग्रीकल्चरल होल्डिंग क्या है? हाउ मच लैंड आई ओन इन द टोटल एरिया ऑफ लैंड ओन बाय एन इंडिविजुअल और जॉइंट फैमिली, ठीक है। मतलब तुम या फिर तुम्हारा फैमिली के द्वारा टोटल कितना लैंड ओन किया जाता है, ठीक है। अगर तुम कल्टीवेट कर रहे हो या फिर तुम किसी को रेंट दे दिए, उससे मतलब ले, ठीक है, तुम कितना ओन करते हो, ये हो गया तुम्हारा टोटल एग्रीकल्चर होल्डिंग, ठीक है। अब आता है ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कितने में तुम ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा अंडर योर सिंगल मैनेजमेंट, तुम्हारा मैनेजमेंट के अंडर कितना कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। ये होगा ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड करते हैं हम लोग द लैंड लीज्ड आउट टू अदर पर्सन। तुम किसी और को अगर लीज में दिए हो कुछ लैंड, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, इसको तुम अपना ऑपरेशनल होल्डिंग में नहीं रखते। ऑपरेशनल होल्डिंग मतलब कितने में तुम ऑपरेशन है तुम्हारा, कितने में तुम ऑपरेट करो, ठीक है। अब आता हम लोग फैमिली होल्डिंग, ठीक है। फैमिली होल्डिंग क्या है? इट इज़ द लैंड इक्विवेलेंट टू वन प्लाव यूनिट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लैंड दैट एन एवरेज साइट फैमिली कैन कल्टिवेट प्रॉपरली यूजिंग ए पेयर ऑफ बुलक्स विदाउट एम्प्लॉइंग हार्ड लेबर, ठीक है। एक फैमिली के द्वारा, ठीक है, एक फैमिली अगर चाहेगा तो कितना लैंड पे वो कल्टीवेट कर सकता है, ठीक है, कितना? एक सिंगल फैमिली, ठीक है, विदाउट किसी और का कोई हायर लेबर नहीं है, ठीक है, कोई हायर लेबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक एवरेज साइज फैमिली कितना एरिया को कल्टीवेट कर सकता है, ठीक है, कोई हायर लेबर नहीं रहेगा, यूजिंग ए सिंगल पेयर ऑफ बुलॉक्स, ठीक है। एक दो गाय भैंस रहेगा, ठीक है, उसके द्वारा वो कितने एरिया को कल्टीवेट कर पा रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा उसका फैमिली होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसका एक और ये होता है, डेफिनेशन होता है कि जितना ऐसा मतलब इतना एरिया जिससे हम लोग का उसको ग्रॉस इनकम कितना मिला, 1600, या फिर नेट इनकम उसको 1200 पर एनम हो, ठीक है। इतना एरिया को क्या बोलते हैं? फैमिली होल्डिंग, ठीक है। अब आता हम लोग इकोनॉमिक होल्डिंग पे, ठीक। इकोनॉमिक होल्डिंग क्या है? द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एसेंशियल एरिया, ठीक है। मतलब कोई एक फैमिली है, ठीक है, एक मिनिमम एक फैमिली को, ठीक है, कितना लैंड चाहिए जिससे सो दैट वो अपना कंफर्टेबली अपना सारे एक्सप्रेशन कल्टीवेशन एक्सपेंस को कवर कर पाए, ठीक है। तो
एक फैमिली के पास कितना लैंड होना चाहिए, मिनिमम एसेंशियल लैंड दैट अलाउस ए फार्मर टू प्रोड्यूस इनफ टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करेगा और अपना जो डिपेंडेंस होता है फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा और अपना जो सारे कल्टीवेशन प्रोसेस है उसको कवर कर पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना लैंड चाहिए उसके लिए, ये होता है तुम्हारा इकोनॉमिक होल्डिंग, ठीक है। और ऑप्टिमम होल्डिंग क्या होता है, ऑप्टिमम होल्डिंग इज इक्वल टू 3 इंटू साइज ऑफ इकोनॉमिक होल्डिंग, ठीक है। इकोनॉमिक होल्डिंग का 3 गुना होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमम होल्डिंग क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंट लिमिट ऑफ लैंड ए सिंगल फैमिली कैन पॉजेस ओन एंड मैनेज, ठीक है। एक सिंगल फैमिली, ठीक है, एक फैमिली कितना मैक्सिमम लैंड को पॉजेस कर सकता है, ओन कर सकता है और मैनेज कर सकता है विदाउट रिलाइंग ऑन परमानेंट, ठीक है। तुम बाहर से लेबर नहीं बुलाओगे, ठीक है, बाहर से लेबर नहीं लोगे तो तुम्हारा फैमिली के द्वारा तुम कितने लैंड को मैनेज कर पाओगे, ठीक है, पॉजेस ओन एंड मैनेज कर पाओगे, ठीक है। ये होता है ऑप्टिमम होल्डिंग, ठीक है। ये कितना होता है 3 इंटू इकोनॉमिक होल्डिंग, ठीक है। इकोनॉमिक होल्डिंग कितना था, मिनिमम कितना लैंड चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिमम होल्डिंग मैक्सिमम कितना लैंड को तुम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। अब आता है रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है, एवरीथिंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज रिसोर्स, ठीक है। प्रोडक्शन में जितना भी जो भी यूज़ होता है उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिसोर्स जो है 2 टाइप का हो सकता है, फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स, ठीक है। फिक्स रिसोर्स जो है उसको तुम दिस इज मतलब इसको तुम क्विकली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हारा प्रोडक्शन मान लो मुझे प्रोडक्शन अभी कम चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं कि तुम फिक्स रिसोर्स कम कर दोगे, ठीक है। तो लैंड जो है, लैंड तुम्हारा फिक्स रिसोर्स है, तुम प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारा प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं, फिक्स रिसोर्स जो है परमानेंट रहेगा, ठीक है। इसको तुम क्विकली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। वेरिएबल रिसोर्स तो क्या है, इट रिसोर्सेज विच कैन चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तुम्हारा प्रोडक्शन का क्या लेवल है उससे चेंज होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल कम है तो तुम्हारा वेरिएबल रिसोर्स कम चाहिए, अगर प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है तो वेरिएबल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यूनिट आउटपुट, ठीक है। एक मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 क्विंटल मुझे धान प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक यूनिट क्वांटिटी है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर लग रहा है, ठीक है, ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मैं मान लो 1 क्विंटल में धान मुझे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए मान लो मुझे 200 रुपये खर्चा है, ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे मुझे इनपुट चाहिए है ना, फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, ठीक है, उसके लिए मान लो 200 रुपये में आया, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, कॉस्ट पर एरिया, ठीक है। पर एरिया मतलब मान लो मुझे 1 हेक्टर लैंड पे धान लगाना है, ठीक है, तो 1 हेक्टर एरिया पे मुझे अगर धान प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। ये रेजिंग ए क्रॉप इन एन यूनिट एरिया, ठीक है। अब आता हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फर्टिलाइज़र कितना है उसका क्या है, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालोगे तो हो सकती है यील्ड ज़्यादा हो, ठीक है, कम डालोगे तो कम है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जिसमें एटलीस्ट 1 रिसोर्स तुम्हारा फिक्स्ड रिसोर्स होगा, ठीक है। यूजुअली लैंड होता है, ठीक है। वाई इजल टू एफ, इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वाई इजल टू एफ, ठीक है, इंटू x1 और ऐसे लगा देता, ठीक है। एक में एक मिनिमम एक तुम्हारा फिक्स्ड होना चाहिए, बाकी सब वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, एवरीथिंग कैन बी चेंज, ठीक है। इसमें लैंड लेबर सब कुछ हो सकता है, वेरिएबल रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट रन में क्या है, एटलीस्ट 1 तुम्हारा फिक्स रिसोर्स होगा, बाकी वेरिएबल रिसोर्स होगा, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स में 3 टाइप का, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या है, अगर तुम इनपुट को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आउटपुट जो है, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनटली, ठीक है। जैसे मान लो मैं 1 kg फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा था, ठीक है, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा था 3 kg, ठीक है। अगर 2 kg यूज़ कर रहा हो तो 8 kg आ रहा था,
3 kg से 15 kg, 4 से 23, 5 से 35,000, ठीक है। तो मैं इनपुट कितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पहले 1 इंक्रीज़ किया, ठीक है, हर में 1 किया, लेकिन आउटपुट मेरा जो इंक्रीज़ हो रहा है, देखो पहले में 1 इंक्रीज़ करने से 5 आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, 1 से 7 हो रहा है, ठीक है। तो देखो प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें मार्जिनल आउटपुट क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। मार्जिनल आउटपुट मतलब 1 यूनिट तुम इनपुट बढ़ाने से कितना आउटपुट में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो मेरा 1 यूनिट इनपुट बढ़ाने से आउटपुट में कितना इंक्रीज़ हुआ, वो हो गया मार्जिनल आउटपुट, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मेरा जो मार्जिनल आउटपुट है प्रोपोर्शनटली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। तो ये देखो आउटपुट इनपुट इंक्रीज करने से 1 यूनिट आउटपुट इतना बढ़ गया, ठीक है, और 1 यूनिट ऐसा तो इंक्रीजिंगली हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वन लेस देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टू लेस देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स थ्री, ठीक है। तो हर मतलब 1 में कम था, ठीक है, 2 में हर बार इसका जो आउटपुट जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट हर बार ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, है ना, टोटल फिजिकल टीपीसी मतलब टोटल फिजिकल टीपीसी टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है, सॉरी। तो एडिंग मोर इनपुट, अगर इनपुट में इंक्रीज करने से मेरा आउटपुट जो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में क्या है, जितना तुम्हारा इनपुट में इंक्रीज करोगे आउटपुट इंक्रीज भी सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन पे। लेकिन इसमें इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट जो है तुम्हारा इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे। लेकिन इसमें जो है कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनपुट जितना बढ़ाओगे आउटपुट भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका देखो मान लो फर्टिलाइजर में पहले 1 kg दे रहा था, ठीक है, तो टोटल आउटपुट मेरा 5 था, ठीक है। 2 kg से 10 हो गया, 3 kg से 15, 4 से 20, 5 से 25, ठीक है। तो इनपुट जो है मैं 1 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ हर बार, ठीक है। आउटपुट देखो हर 1 यूनिट से मेरा आउट सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, हर बार 5 किलो बढ़ रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल इसमें क्या आउटपुट क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा, इसमें भी 5 बार है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो हर बार मेरा 5 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, तो हर बार दो को सेम हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो टोटल प्रोडक्ट का जो है ऐसा होगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न पे क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न पे क्या है, इनपुट जब तो हर बार बढ़ा रहा हो, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। आउटपुट जो है आउटपुट भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट पे होगा तो इसका होगा और डिक्रीजिंग रेट पे होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें जो है देखो 1 यूनिट फर्टिलाइजर पहला 1 kg यूज़ किया तो 15 आउटपुट हुआ, 2 kg किया तो 27, 3 से 35, 4 से 41, 5 से 45, ठीक है। तो इनपुट में हर बार 1 1 बढ़ाया, ठीक है। आउटपुट देखो पहले 12 यूनिट बढ़ा, फिर सेकेंड बार जब 1 यूनिट में इनपुट बढ़ाया फर्टिलाइजर तो मेरा आउटपुट बढ़ा, बस 8 यूनिट बढ़ा, ठीक है। बढ़ा तो है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन यार डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो इसमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स देखो डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका टोटल प्रोडक्ट का पैसा होगा, ठीक है। हर बार देखो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले बार ज़्यादा होगा फिर धीमे धीमे कम होगा, ठीक है। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वन ग्रेटर देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टू ग्रेटर देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स थ्री, ठीक है। अब आता है हम लोग डिफरेंट, हम लोग प्रोडक्ट रिलेशनशिप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का मेन देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में तीन मेन सवाल आता है, ठीक है। हम लोग क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करना है उसका आंसर कौन देता है, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 3 प्रोडक्ट के कंपेयर करेंगे, ठीक है, 2 प्रोडक्ट का कंपेयर करेंगे। तो इसमें से देखेंगे जिसमें हम लोग का ज़्यादा फायदा हो रहा है तो उसको लगाएंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रिलेशनशिप, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा इनपुट में यूज़ करके, कौन सा फैक्टर यूज़ करके मैं प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, फैक्टर रिलेशन, ठीक। 2 फैक्टर का कंपैरिजन करेंगे जिसमें मुझे कम खर्चा आ रहा है तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। अब आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना, ठीक। वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है। कौन सा फैक्टर यूज़ करने से कौन सा मतलब कौन सा जो फैक्टर जो है कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है हम लोग को किस चीज़ का आंसर मिलता है कि हाउ मच इनपुट शुड ए फार्मर यूज, ठीक है, कितना इनपुट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग इनपुट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है, ठीक है, पहले हम इनपुट यूज़ करते रहेंगे तो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब तुम इनपुट कितना बढ़ा दोगे ना, जैसे फर्टिलाइज़र पहले हम लोग मान लो 10 kg फर्टिलाइज़र यूज़ किया, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र बढ़ाने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन एट ए पॉइंट आप उस पॉइंट के बाद जो है तुम फर्टिलाइज़र के उसके बाद यूज़ करोगे ना तो तुम्हारा मिट्टी के लिए ख़राब है फर्टिलाइज़र, तो तुम्हारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो किस पॉइंट तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका आंसर हम लोग इससे पता चलता है, ठीक है। तो हाउ मच इनपुट शुड ए फार्मर यूज, इट डील्स विथ हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना हम लोग को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो टीपीपी का इसमें हम लोग 3 टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कितना मैं टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मान लो मैं एक लेबर जब यूज़ कर रहा था, एक लेबर से मुझे गेहूँ 10 kg आउटपुट 10 क्विंटल हुआ, ठीक है। 2 लेबर अगर हम यूज़ करेंगे तो 25 क्विंटल, 3 लेबर करेंगे तो 45 क्विंटल, ठीक है। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मेरा कितना होगा 45 क्विंटल, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, मतलब टोटल 45 क्विंटल मेरा खेत में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और मैं टोटल में 3 लेबर लगाया था, ठीक। तो मेरा एवरेज क्या है, एवरेज पर लेबर से मुझे कितना प्रोडक्शन आया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बाय डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, कितना मैं इनपुट यूज़ किया, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल इनपुट यूज़ करेंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, हम एक्स्ट्रा 1 यूनिट इनपुट डालने से, एक्स्ट्रा 1 यूनिट इनपुट यूज़ करने से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मेरा इनपुट जो है एक्स्ट्रा में 1 यूनिट एक्स्ट्रा में यूज़ करूँगा तो उससे मेरा आउटपुट में कितना एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। मैं अगर इनपुट को 1 यूनिट एक्स्ट्रा यूज़ करूँगा, पहले 1 लेबर यूज़ कर रहा तो मेरा आउटपुट 10 आ रहा था, ठीक है। मैं अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा 1 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक है, 2 यूनिट लेबर 2 लेबर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मेरा आउटपुट कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तुम्हारा एक्स्ट्रा 1 यूनिट बढ़ाने से कितना प्रोड्यूसिंग बढ़ गया 15, ठीक है। तो एमपीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज आया डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में कितना 15 आया था, है ना, और इनपुट में क्या है 1 आया था, तो इसमें एमपीपी क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो इसका देखो रिलेशन से लेबर टीपीपी एमपीपी एपीपी, ठीक है। जब मैं 1 लेबर यूज़ करा तो टोटल मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है 10 क्विंटल, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना 10 और एपीपी भी 10, ठीक है। अगर जब लेबर 1 बढ़ा दिया तो 25 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा 15, 1 यूनिट बढ़ाने से कितना बढ़ा मेरा एमपीपी, तो 15 बढ़ गया, ठीक है। 1 यूनिट और बढ़ाया तो 20 बढ़ गया, ठीक है। टोटल ऐसा से बढ़ते जा रहा है। और एवरेज क्या है, टोटल टीपीपी बाय लेबर इनपुट, ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बाय टोटल इनपुट करने से ये आया, ठीक है। तो एक पॉइंट पे देखिए एमपीपी और एपीपी इक्वल हो जाएगा और टीपीपी बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पीक पे जाएगा, उसके बाद कम होता जाएगा, ठीक है। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो ग्राफ में जो है 3 स्टेज रहेगा, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेज है स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी ना हो जाए, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन टू एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी, ठीक है। एपीपी जो है पहले सॉरी टीपीपी देख लेते हैं, ठीक है। टीपीपी जो है एट ए टीपीपी बढ़ रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। टीपीपी जो है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। और एपीपी देखो, और एमपीपी जो है पहले बढ़ रहा है और पीक पे चला गया, ठीक है। पॉइंट जहाँ पे एमपीपी पीक पे जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद एमपीपी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एमपीपी पहले इंक्रीजिंग हो रहा था, उसके बाद डिक्रीजिंग हो रहा था, ठीक है। एपीपी जो है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, और पीक पे पहुंचेगा। पीक कहाँ होगा, एपीपी इक्वल एमपीपी एक पॉइंट होगा, ठीक है, उधर तक चलेगा, फिर वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो पहला स्टेज में जो है टीपीपी जो है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एमपीपी जो है पहले इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहुंचा, ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर इन्फ्लेक्शन क्या है, अगर तुम एक्स्ट्रा वर्कर ऐड करोगे, ठीक है, तो जो पुराने वर्कर जितना एक पुराना वाला जो है 1 यूनिट वर्कर ऐड करने से मेरा प्रोडक्शन जितना बढ़ रहा था, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से और प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो बिफोर इन्फ्लेक्शन आफ्टर इन्फ्लेक्शन जो है तो एमपीपी जो है इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। उसके बाद जो है एपीपी जो है
पूरा स्टेज 1 में इंक्रीजिंग है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है जहाँ ए पी पी इजिकल टू एम पी पी, ठीक है। ए पी पी इजिकल टू एम पी पी जहाँ उधर ही ए पी पी उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जहाँ एम पी पी इजिकल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो उधर तक चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो है टी पी पी इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, और टी पी पी अपना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच रहा है, ठीक है। जहाँ एम पी पी इजिकल टू 0 हो रहा है उधर टी पी पी अपना हाईएस्ट पीक पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। और ए पी पी जो है डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। ए पी पी डिक्रीजिंग कर रहा है और एम पी पी भी डिक्रीजिंग कर रहा है, और एक पॉइंट पे एम पी पी इज डिक्रीजिंग बट स्टिल पॉजिटिव है, ठीक है। एम पी पी डिक्रीज कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव, स्टिल पॉजिटिव है, ठीक है। और ए पी पी जो है वो भी डिक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। और स्टेज 3 पे क्या है, टी पी पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी पी पी जहाँ हाईएस्ट है उधर से स्टेज 3 स्टार्ट हो रहा है, या फिर एम पी पी जहाँ 0 हो रहा है उधर से स्टेज 3 स्टार्ट, ठीक है। टी पी पी जहाँ हाईएस्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ ब्लिस या फिर सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो स्टेज 2 एम पी पी इक्वल टू ए पी पी से स्टार्ट हो रहा है और एम पी पी इक्वल टू 0 जहाँ है उधर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसमें टी पी पी बढ़ रहा था और लेकिन जो टी पी पी है स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। एम पी पी पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है, ठीक है, और ए पी पी भी गिर रहा है, ठीक है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में कहाँ एम पी पी इक्वल टू 0 जहाँ है उधर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें टी पी पी गिर रहा है, एम पी पी नेगेटिव हो गया है और ए पी पी भी तुम्हारा नेगेटिव है, गिर रहा है, ठीक है। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 3 है वो इरेशनल स्टेज है। क्यों इरेशनल स्टेज क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है इस स्टेज पे स्टेज 1 इरेशनल क्यों है, क्योंकि हम लोग लैंड जो है पूरा पूरी में उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ है ना। इसके बाद भी मान लो, अगर इसके बाद भी मेरा जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है उसके बाद भी इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये इरेशनल है। और स्टेज 3 भी इरेशनल है क्योंकि मेरा तो गिर रहा है, ठीक है। और स्टेज 2 का हम लोग रैशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। स्टेज 2 इज रैशनल, क्यों, क्योंकि इसमें सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। अब आते हैं ए पी पी कहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। ए पी पी कहाँ मैक्सिमम होता है, जहाँ ए पी पी इज इक्वल टू एम पी पी है, ठीक है। इसको समझाते हैं। जैसे मान लो विराट कोहली है, ठीक है, उसका एवरेज स्कोर मान लो 50 है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इनिंग्स में मान लो 80 को स्कोर किया है तो उसका एवरेज इंक्रीज होगा, है ना। तो एवरेज और इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन मान लो उसके बाद इंक्रीज होता होता है, मान लो आप नेक्स्ट इनिंग्स में 85, जो नेक्स्ट इनिंग्स है 85 स्कोर किया, ठीक है। तो उस पॉइंट तक उसका इंक्रीज होने के चांस है, ठीक है। आप जो है मान लो उसका नेक्स्ट इनिंग का एम पी पी जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। एम पी पी कम होगा तो ए पी पी भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एम पी पी जहाँ पे एम पी पी इज इक्वल टू ए पी पी जहाँ है तो उधर तक उसका ए पी पी मैक्सिमम है, ठीक है। और टी पी पी कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, टी पी पी जहाँ तक एम पी पी जहाँ 0 हो जाएगा उधर मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप जो है एक्स्ट्रा आउटपुट देने से, कोई एक्स्ट्रा इनपुट देने से मुझे एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा इनपुट देने से मेरा आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है, मेरा उल्टा घट जा रहा है, ठीक है। तो टी पी पी आप कम होते जाएगा। तो टी पी पी कहाँ मैक्सिमम है, जहाँ एम पी पी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आता हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरा इनपुट चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। मेरा आउटपुट जो है कितना रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, टू द इनपुट, ठीक है। मेरा इनपुट से चेंज होने से आउटपुट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, ये होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मान लो तो इट इज डिपेंड, कैसे इसको मेजर करेंगे, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है। मेरा आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, मेरा आउटपुट में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय मेरा इनपुट में कितना चेंज है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। दोनों को कटे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा इंटू इसको एक लेकर गया, ठीक है। और इसको मैं डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा वाई के नीचे में डेल्टा एक्स को लेकर आया और एक्स के नीचे वाई लेकर, ठीक है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, एम पी पी है, और एक्स बाई वाई क्या है, टोटल आउटपुट बाई टोटल इनपुट ए पी पी है, तो ये 1 बाई पी पी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग एम पी पी बाई ए पी पी बोल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा वाई बाई परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बाई परसेंटेज चेंज इन इनपुट भी बोल सकते हैं, और एम पी पी बाई ए पी पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एम पी पी अगर ग्रेटर देन ए पी पी है, ठीक है, एम पी पी बड़ा है और ए पी पी छोटा है, तो इसमें क्या है, तो ऊपर वाला तुम्हारा बड़ा है तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, है ना।
तो स्टेज 1 में जो है हम लोग का एमपीपी बड़ा था, है ना, एपीपी से, इसलिए स्टेज 1 में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अब सेकेंड स्टेज में एमपीपी जो है एपीपी से कम है, ठीक। तो एमपीपी बाई एपीपी जो है, एमपीपी अगर कम है तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो स्टेज 1-2 में क्या है, एमपीपी हम लोग का नीचे, एपीपी बड़ा है ना, इसलिए इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और स्टेज 3 में जो है एमपीपी हम लोग का नेगेटिव में चला गया, है ना, तो नेगेटिव में है, ऊपर वाला अगर नेगेटिव है तो नीचे तुम कोई भी बैठा रहो तो नेगेटिव ही होगा, है ना, हमेशा, इसलिए लेस देन 0, ईपी लेस देन 0 है, ठीक है, थर्ड स्टेज में। अब आता हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट, ठीक है। तो कितना मुझे ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट होगा तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दो टर्म है, ठीक है, एक है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और एक है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या है कि मेरा एक्स्ट्रा इनपुट, एक्स्ट्रा यूनिट इनपुट देने से मेरा कितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है, कितना मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। जो मार्जिनल जो प्रोडक्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा इनपुट देने से मुझे जो मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है ना, तो ये मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो मेरा हाँ, मान लो मेरा पहले जितना भी हो रहा है, मैं पहले मान लो 40 क्विंटल मेरा गेहूँ हो रहा था, ठीक है, जब 4 लेबर था, ठीक है, 4 लेबर से मुझे 40 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस करा था। आप एक लेबर में एक्स्ट्रा कर दिया, आप 5 लेबर आ गया, ठीक है। आप मान लो एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट कितना हो गया, 5 क्विंटल और बढ़ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा इनपुट देने से एक्स्ट्रा आउटपुट कितना बढ़ गया, 5 क्विंटल, ठीक है। ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये एक यूनिट एक लेबर एक्स्ट्रा देने से मेरा 5 क्विंटल बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा इनकम कितना बढ़ जाएगा, मान लो गेहूं का प्राइस है 20,000 क्विंटल, 2,000 रुपया पर क्विंटल, ठीक है। तो 5 क्विंटल मेरा एक्स्ट्रा है, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा इनकम आ गया, 5 × 2,000, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ गया, ठीक। तो एक लेबर से मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम मिला, ठीक है। तो MVP क्या, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल वैल्यू इन प्रोडक्ट बाय चेंज इन इनपुट लेवल, ठीक है। तो डेल्टा TR क्या है, डेल्टा वाई कितना एक्स्ट्रा मेरा आउटपुट आया इनटू उसका कितना प्राइस बाय डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, एमपीपी है, और इंटू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो एमपीपी इंटू प्राइस ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एमपीपी इंटू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अब जो है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट क्या है, मेरा एक एडिशनल अगर मैं कोई इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है, उससे मेरा कितना इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ जा रहा है, ठीक है। पहले मान लो मैं 1 kg फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा था, ठीक है। आप मान लो मैं 2 kg फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा था, तो उससे मेरा खर्चा कितना बढ़ गया, ठीक है, ये है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट। तो चेंज इन टोटल इनपुट कॉस्ट बाय चेंज इन टोटल इनपुट लेवल, ठीक है। तो टोटल इनपुट कॉस्ट कैसे पता चलेगा, जैसे डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा इनपुट में कितना चेंज किया, ठीक है, और नीचे भी इनपुट में कितना चेंज किया, डेल्टा एक्स, और इसका प्राइस कितना × PX, ठीक है, और नीचे डेल्टा PX कट गया। तो मार्जिनल इनपुट कॉस्ट इक्वल तो प्राइस पर यूनिट ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मार्जिनल इनपुट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्राइस पर यूनिट ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ग्रेटर देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट हो रहा है तो मुझे इनपुट और इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट लेस देन MIC हो रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा इनपुट यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिमम कहाँ होगा, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट जहाँ होगा उधर ऑप्टिमम होगा, ठीक है। तो इनपुट को डिसीजन के लिए हम लोग वो 2 फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और आउटपुट मुझे कितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट मतलब एक्स्ट्रा मुझे एक मान लो मैं पहले 40 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, अब मैं 45 क्विंटल अगर प्रोड्यूस करूँगा तो मेरा इनपुट कॉस्ट में कितना इनपुट कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन टोटल इनपुट कॉस्ट बाय चेंज इन TPP, ठीक है। तो मेरा एक मान लो एक्स्ट्रा 5 क्विंटल में करने के लिए कितना मेरा इनपुट कॉस्ट में बढ़ गया, ठीक है, ये होगा डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मेरा एक्स्ट्रा एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने से, ठीक है, मेरा रेवेन्यू में कितना मेरा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो मैं
एक यूनिट 40 क्विंटल में गेहूँ प्रोड्यूस करा, 45 का रहा था, उससे मेरा रेवेन्यू में कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम कितना आ रहा है, ठीक। तो चेंज इन टोटल इनकम बाय चेंज इन टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो ऑप्टिमम कहाँ होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, वहाँ मेरा ऑप्टिमम होगा और वही उतना ही मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 का एक फिर से कंपैरिजन देख लेते हैं। स्टेज 1 में क्या है, टीपीपी बढ़ रहा था एट इंक्रीजिंग रेट, इसमें भी टीपीपी बढ़ रहा था, और स्टेज 3 में टीपीपी घट रहा था। एपीपी स्टेज 1 में बढ़ रहा था, स्टेज 2 में कम हो रहा था, डिक्रीज, और इसमें भी डिक्रीज। एमपीपी जो है पहले बढ़ रहा था फिर कम हो गया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक बढ़ा फिर कम हो रहा था, फिर स्टेज 2 में क्या है डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था, और स्टेज 3 में नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी था इसलिए ईपी ग्रेटर देन 1 था, इसमें एमपीपी लेस देन एपीपी था इसलिए ईपी लेस देन है, और इसमें एमपीपी नेगेटिव था इसलिए ईपी लेस देन 0 है, ठीक है। और इसमें जो है एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी कहाँ होगा, स्टेज 2 में मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू स्टेज 2 में होगा, ठीक है।